तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस या और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि जो NADH+ और FADH2 बनता है उनका आगे क्या होता है, किस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में ATP का ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता, 2 ATP वहाँ बनते हैं, 2 ATP क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, लेकिन फाइनली ATP की जो मेजर सिंथेसिस होती है वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फाइनली ये इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली O2 के साथ जुड़ करके बनाता है, इसमें H2O बनाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन दोनों मिल ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O बनाते हैं। तो ये फाइनल इसका या टर्मिनल एंड है, ऑक्सीजन जो एट लास्ट कहाँ पे जाता है। लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस ये कई पोर्शन में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, फिर इसके कितने स्टेप्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी के ऊपर ये सारे कॉम्प्लेक्सेज मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इसी पे सारी प्रोसीजर होती है। इसके इधर आप देख रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये वाला बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है अंदर की तरफ, ये मैट्रिक्स है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये आपका ये पोर्शन है, इसी के ऊपर ये सारे प्रोसेस होती हैं और ये कम्प्लेक्स कई के फॉर्म में होती हैं, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4 और लास्ट वाले को कम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कम्प्लेक्स का मतलब उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस अलग अलग होती है, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो स्टार्टिंग से हम चलते हैं 1 से चलते हैं, इसमें कहने का मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें जो भी NADH2 और FADH2 बना आपका क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में और बीच में उसके ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फेज में, वो अब फाइनली यहाँ पे उसकी एनर्जी का यूज होगा ATP के सिंथेसिस में, तभी तो उस प्रोसेस का हमें फ़ायदा होगा, वरना NADH का बनने का मतलब क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सारी प्रोसीजर हो रही है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो भी NADH बना वहाँ पे कहाँ बना था, ये मैट्रिक्स के अंदर, एक क्रेब्स साइकिल यहाँ मैट्रिक्स के अंदर होती है। ये जो NADH बना और कुछ NADH और भी आए आपके क्रेब्स साइकिल में साइटोप्लाज्म के अंदर से भी, लेकिन मेनली यहाँ पे सबसे ज़्यादा NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला यहाँ जो बना और जो उधर से आया सब यहाँ पे आते हैं, फाइनली ये इस कम्प्लेक्स 1 से जुड़ते हैं। तो कम्प्लेक्स 1 से क्या जुड़ेगा, NADH+ या NADH2 भी कह सकते हैं, और अपना ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर देगा इधर को, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और NAD बना लेगा। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के इस पार आ जाते हैं, है ना, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चले जाते हैं इस कम्प्लेक्स में। तो इस कम्प्लेक्स में ये इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑन देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड ऑन या लोकेटेड विद इन इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इस FES-FMN के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन पे, ठीक है। यूबिक्विनोन कहाँ मौजूद है, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है, और यूबिक्विनोन फिर किस में चेंज होएगा, UQS2, है ना। तो UQS2 में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन, कुछ इधर से उन्होंने हाइड्रोजन ले लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना, UQS2 बना है। तो जिसको कि हम बोलते हैं रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन या यूबिक्विनॉल। ये जो बना यहाँ पे ये क्या है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन या यूबिक्विनॉल, ठीक है। फिर क्या होगा, ये UQS2 तो बन गया यहाँ पे, लेकिन अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है फिर ट्रांसफ़र कर देगा आगे साइटोक्रोम B को, और हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा, ये किसको शिफ्ट कर देगा, इधर की तरफ, यही इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और फिर से ये वापस से अपने उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल होता है। आप जानते हैं कि ये
UQ और UQS2 चेंज होता रहता है। ऐसा आपने देखा था वहाँ सीधी साइकिल में भी, और बल्कि सीधी साइकिल के बजाय हम उसमें कहें जो आपने देखा था लाइट रिएक्शन के अंदर भी आपने देखा था कि इस तरह का इंटरचेंज होता है। तो उसी तरह के चेंजेज यहाँ भी होते हैं। ये एक मीडिएटर की तरह है यहाँ पे यूवी किरणों, और ये इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को आगे इस तरह से मूव कराता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच होके और हाइड्रोजन अटैच होके UQS2 बनाता है, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे देता है और हाइड्रोजन इधर चला जाता है अंदर की तरह। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एक सिस्टम की तरह काम करती है कि इसके थ्रू ये प्रोसेस ऐसे होती है और हाइड्रोजन का मूवमेंट ऐसे होता है। ठीक इसी तरह का आपने रिएक्शन उसमें भी देखा था फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी इस तरह का आपने प्रोसीजर देखा था, और वही उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि रिएक्शन इस साइड को मूव कर रहा है और हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट इस तरह को हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब ये जो साइटोक्रोम सी पे गया तो साइटोक्रोम बी पे, बी के बाद जाएगा ये साइटोक्रोम सी पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स, है ना, या कॉम्प्लेक्स थर्ड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जिसमें 2-3 एंजाइम मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना ले, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। वो एक साथ फंक्शन करते हैं इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक ही जगह मौजूद होते हैं और एक ही तरह के फंक्शन को कराते हैं, मतलब वो सिस्टमेटिक वे में फंक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर वही है, साइटोक्रोम बी पे आया, फिर एपीएस, फिर साइटोक्रोम C1, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, BC1 कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है अब पहुँचेगा साइटोक्रोम सी पे। तो यूवी क्यूनोन ये जो आपका बना रिड्यूस्ड होकर के क्या बन गया था, ये यूवी क्यूनाल। तो यूवी क्यूनाल से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, साइटोक्रोम सी पे वाया BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम यूवी क्यूनाल टू साइटोक्रोम सी वाया BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 कॉम्प्लेक्स यूवी क्यूनोन से यहाँ आया, यहाँ से इस पे आया, इससे इस पे आया, इससे फिर साइटोक्रोम सी पे आया। और साइटोक्रोम सी मूवेबल मॉलिक्यूल है, वो मूव करता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये पहुँच जाता है, किस पे पहुँचता है ये, कॉम्प्लेक्स 4 पे। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 की बात किए, कॉम्प्लेक्स 3 की बात किए, अब कॉम्प्लेक्स 2 की भी बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 दोनों एक ही तरह काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एक ही तरीके का काम करते हैं, बस अंतर क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी 3rd पे आता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी 3rd पे आता है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन 3rd पे आया, इधर से भी आया, यानी 1st और 2nd एक ही तरह से फंक्शन करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये नीचे जरूर बना है लेकिन ये इसके बाद नहीं है, ये इसके बाद नहीं है, ये 1st का भी यहीं पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 2nd का भी यहीं पे आ रहा है। तो 1st और 2nd, हम इस 2nd को इधर भी दिखा सकते थे लेकिन बेहतर समझाने के लिए इसको बीच में रखा गया है कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो जो 2nd होता है वो FADH के लिए होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि FADH2 जो होती है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसमें जो FADH2 बना था वहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो अब यहाँ आकर के अटैच होता है और FADH2 से FADH बन जाता है, और इस तरह से पूरा ये चेंजिंग होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी ये भी इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है यूवी क्यूनोन पर ही, और यूवी क्यूनाल बना रहा है, इसमें हाइड्रोजन अलग से ऐड होती है। इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और हाइड्रोजन यहीं आसपास से अपना हाइड्रोजन भी ले लेता है, ले करके ये UQS2 बना लेता है। UQS2 फिर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है इसी साइटोक्रोम बी को, और हाइड्रोजन को इधर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेज देता है। तो हाइड्रोजन को कुल मिला के ये जितने भी सिस्टम है, ये NADH के जितने हाइड्रोजन आयन हैं और FADH के जो हाइड्रोजन आयन उनको उठा के उस तरफ कर देता है। ठीक है, ये आप समझिए। और इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करा रहा है जबकि हाइड्रोजन को ऐसे मूव करा रहा है। ठीक है, वही लगभग आप ध्यान से देखिए, तो जो आप लाइट रिएक्शन में देख रहे थे लगभग उसी तरह का रिएक्शन यहाँ भी, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी मेम्ब्रेन के थ्रू होता था और हाइड्रोजन आयन को आपका मैट्रिक्स की तरफ आता था। तो बिल्कुल उसी तरह की ये प्रोसेस है। उसमें भी जो आपका मेम्ब्रेन था वो किस चीज़ की मेम्ब्रेन थी, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन किसकी है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। लेकिन लगभग
में जो उसका आप कहते हैं पैटर्न है वो बिल्कुल उसी तरह से है, बस एंजाइम अलग हो गए हैं और आर्गन अलग हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है और हाइड्रोजन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। इसी एनर्जी का वो यूज कर रहा है इसको इस तरफ से इस तरफ करने में। जो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू जो कुछ एनर्जी यहाँ मिल रही है, उसी एनर्जी से वो इस तरफ हाइड्रोजन को कर ले रहा है, उसी रिएक्शन के थ्रू। मतलब ये जो हाइड्रोजन इस तरफ से इस तरफ आ रहा है वो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन है। अब वही मामला है जैसे कि उसमें हम लोग बात करते थे कि कोई एंजाइम इस साइड में है, कोई एंजाइम इस साइड में है, तो वही चक्कर यहाँ भी है कि जो इस साइड में एंजाइम है वो हाइड्रोजन को, अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये एंजाइम साइटोक्रोम C1 से C पे आया, वो इस साइड में है तो इधर इसको निकाल दिया। तो वही चक्कर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं FeS इस साइड में है तो वो हाइड्रोजन को इस पार छोड़ दिया उसने। इसी तरह यूबीक्विनोन भी थोड़ा सा इस साइड में है, तो UqH2 जब भी UQ में वापस से होगा तो वो हाइड्रोजन को इधर मूव कर देगा। तो इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो हाइड्रोजन को इस साइड से इस साइड कैरी कर देता है। तो अब मकसद क्या है, अभी हम पूरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, मकसद हाइड्रोजन आयन का उस तरफ ले जाने का वही है जो वहाँ पे हुआ था, यानी कि जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट इधर ज़्यादा हो जाएगा तो वो इस ATP सिंथेटेज के थ्रू पास करेगा और ATP की सिंथेसिस कराएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उस साइड भेजा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोजन ग्रेडियंट भी डेवलप होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो और कैसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो साइटोक्रोम C पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये साइटोक्रोम C आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, फिर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉपर के ऊपर, कॉपर से फिर वो साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, फिर वो कॉपर। तो यहाँ पे 2 कॉपर कॉम्प्लेक्सेज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। कॉपर सेंटर इनको कहा जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर के सेंटर हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका पास हो रहा है कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 पे और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 पे, यानी कह सकते हैं 1 to 4 मूवमेंट हो रहा है इसका इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये पूरी चेन कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे ये होता है। इसके बाद फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, वो हम देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि ATP की सिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली कहाँ जाता है। तो हम जैसा कि डिस्कस किए थे कि जो फाइनली इलेक्ट्रॉन होता है वो पहुँचता है ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, और फॉर्मेशन करते हैं H2O का। तो यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली कहाँ पहुँचा, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये भी आयनाइज हो जाएगा और तब फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, जब इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिलेगा ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O बना लेगी। तो ऑक्सीजन का पूरे रेस्पायरेशन में यही यूज है और कहीं यूज है ही नहीं। तो टर्मिनल एंड बिल्कुल लास्ट में जाके ऑक्सीजन का रोल है। लेकिन अब सवाल ये है कि लास्ट में है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, तो है ज़रूरत, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो ये हाइड्रोजन को, इस इलेक्ट्रॉन को ये कंज्यूम करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिसीव करता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक सक्शन क्रिएट होगा, जैसा कि हम लोग लाइट एक्शन में पढ़े थे कि एक सक्शन क्रिएट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सक्शन डिमांड क्रिएट होगी। तो ये प्रोसेस पूरी मशीनरी रन करती रहेगी। जैसे जैसे मार्केट में फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ बन रही है और मार्केट में नहीं जा रही है तो डंप हो जाएगा। जब डंप होगा तो प्रोडक्शन अपने आप स्लो हो जाएगा। तो जब ये कंज्यूम होता जाएगा तो अपने आप ये मशीनरी पूरी चलने लगेगी, इलेक्ट्रॉन का जो है कि ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जुड़े और हाइड्रोजन आयन से जुड़े और H2O का फॉर्मेशन होता रहे। तो 2 फायदा होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है वो चलेगा इस साइड में इस रिएक्शन की वजह से। दूसरा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ जुड़ते चले गए ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इधर की साइड में धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होगा, डिफिशियंट होगा। इधर की साइड में हाइड्रोजन आयन जो है ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। तो एक मतलब इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इधर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कम होगा और एक हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप होगा। अब उस ग्रेडियंट की वजह से ये हाइड्रोजन आयन इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे।